Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मित्रों, रीट एग्जाम 2020 हेतु हिंदी व्याकरण के विशेष प्रश्न आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको जो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना की जो बुक है, इस बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, उन प्रश्नों को सिर्फ एक ही वीडियो में कराने वाला हूं साथियों। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बने हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। आपके हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली हिंदी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ जाए। तो जिनके भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल एक एक प्रश्न को हम अच्छी तरह से समझकर करने वाले हैं मित्रों। तो आपके देखते हैं कितने प्रश्न हैं, लगभग जितने भी प्रश्न रहेंगे हम सभी प्रश्नों को करने वाले हैं मित्रों। तो चलिए देखते हैं आपका प्रथम क्वेश्चन। साथियों देखिए, ये जो प्रश्न मैंने शामिल किए हैं वो आपके जो इस बुक में अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं पीछे, उन सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल मैं आपको एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझाकर बताने वाला हूं। और आपने अगर ये प्रश्न कर भी रखे हैं और किसी प्रश्न पर कंफ्यूजन हो तो भी आप वीडियो को जरूर देखिएगा मित्रों। आपके इसमें प्रथम जो आपके सिलेबस के अंतर्गत जो पार्ट है, उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द को पहचानना है आपको। उल्लू, ऊंट, गधा और घोटक। तो साथियों देखिए, अगर हम तत्सम शब्द की बात करें यहाँ पर, तो आपके तत्सम शब्द है मित्रों घोटक। क्या है? घोटक आपका तत्सम है। बाकी उल्लू, गधा, ऊंट, ये तीनों शब्द क्या है? तद्भव है। मतलब यहाँ पर जो घोटक वाला विकल्प है वो इसका सही आंसर है साथियों। देखिए इसमें अगला जो प्रश्न दे रखा है इन्होंने, दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। अग्नि, ईख, दधि और नयन। तो देखिए मित्रों, अग्नि तो तत्सम है, इसका तद्भव होता है आग। दधि तत्सम है, इसका तद्भव होता है दही। नयन तत्सम है, इसका तद्भव होता है नैन। मतलब जो ईख शब्द है यह आपका तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका जो ख खरगोश वाला विकल्प है दूसरा, वो सही आंसर है। देखिए इनका तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। घेवर, मिष्टान, बेल और खीर। तो साथियों यहाँ पर देशज शब्द का आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा शब्द देशज है साथियों। तो मित्रों हम देखते हैं यहाँ पर जो घेवर शब्द है ये एक देशज शब्द है साथियों, इसलिए यहाँ पर जो क कबूतर वाला विकल्प है वो आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में इन्होंने चौथा क्वेश्चन दे रखा है, योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये जो योग रूढ़ शब्द है उसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो उसको कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर आकाश, गजानन, विद्यालय और दूध वाला। तो मित्रों देखिए यहाँ पर गजानन एक ऐसा शब्द है जिसका गज है, गज के समान आनन है जिसका, मतलब श्री गणेश जी। तो साथियों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 4 है। तो साथियों देखिए यहाँ पर हम चारों प्रश्नों को कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला आपका सिलेबस वाला जो पार्ट है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन्होंने दे रखे हैं, उसमें पहला प्रश्न वापिस आपके आता है, निम्न में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते हैं। क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण और सर्वनाम। तो मित्रों देखिए, क्रिया भी आपके विकारी है, विशेषण भी आपके विकारी है, सर्वनाम भी आपके विकारी है, लेकिन क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आ जाता है? अविकारी के अंतर्गत। इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न इन्होंने दे रखा है साथियों, निम्न में से विकारी शब्द है प्रतिदिन और रमेश और के कारण। देखिए प्रतिदिन तो एक अव्यय है और भी एक अव्यय है, के कारण भी एक अव्यय है, लेकिन जो रमेश है ये एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा किसके अंतर्गत आता है साथियों? विकारी के। इसलिए यहाँ पर आपका जो रमेश वाला विकल्प है वो एक विकारी शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है मित्रों, निम्न में से अविकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और संबंध बोधक अव्यय। तो मित्रों देखिए अविकारी शब्द वही आपके संबंध बोधक अव्यय जितने भी हैं वो सभी अविकारी शब्दों में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। चौथा प्रश्न इन्होंने दे रखा है इस यूनिट के अंतर्गत, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, गुंजन गाना गाती है,
प्रशांत धीरे धीरे चलता है और वर्षा पत्र लिखती है। तो साथियों ये जो बुक है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ही बुक है। तो इसमें देखिए क्रिया की विशेषता किसमें बताई जा रही है, प्रशांत धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों, इसमें प्रश्न संख्या 4 में। देखिए इस बुक का जो अगला चैप्टर है जो आपके सिलेबस में, अब उसके प्रश्नों को देखते हैं साथियों कि कितने प्रश्न हैं और कौन कौन से प्रश्न के आंसर कौन से हैं और किस आधार पर हैं। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को भी, पुल्लिंग वगैरह के, स्त्रीलिंग वगैरह के, बहुवचन, वचन, ऐसे कुछ काल वगैरह के जो टॉपिक है इनमें से भी क्वेश्चन इन्होंने बना रखे हैं। तो देखिए इस चैप्टर का प्रथम क्वेश्चन क्या है साथियों, आपके निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है यहाँ पर। तो विकल्प हैं हिंदी, दही, पूर्णिमा और चांदी। तो देखिए दही, दही पुल्लिंग आएगा या स्त्रीलिंग आएगा, दही खट्टा है या खट्टी है। तो साथियों दही कैसा है, खट्टा होता है। तो मतलब दही शब्द पुल्लिंग शब्द है साथियों। बाकी हिंदी, पूर्णिमा, चांदी ये तो स्त्रीलिंग है। देखिए इन्होंने दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, छात्रा, पृथ्वी, वधु और जीवन। देखिए छात्रा स्त्रीलिंग है, छात्रा भी, पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, वधु भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो जीवन है वो क्या है साथियों, जीवन एक पुल्लिंग शब्द है। मतलब यहाँ पर आपका इसमें चौथा जो विकल्प है वो सही है। मित्रों प्रश्न 3 इन्होंने दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है, हस्ताक्षर, सोना, दर्शन और प्राण। तो मित्रों देखिए आपका जो दर्शन है, हस्ताक्षर है, प्राण है, ये तो सदैव बहुवचन में आते हैं, लेकिन जो सोना है, सोना गोल्ड की बात कर रहा हूं यहां पर, वो हमेशा बहुवचन में नहीं आता है। तो आपका दूसरा विकल्प इसमें सही है इस आधार पर साथियों। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है। तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। अपादान से अलग होना, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, गिर रहा है वो, इसलिए तीसरा विकल्प यहां पर सही रहेगा। साथियों इन्होंने 5वां क्वेश्चन दे रखा है इस अध्याय का अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, वाक्य में क्रिया का काल है। परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, मतलब वो सफल नहीं हुआ है, तो मतलब ये भूतकाल की बात है। और यहाँ पर वर्तमान और भविष्य वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। देखिए अपूर्ण भूत, मतलब अपूर्ण भूतकाल में कोई चीज अधूरी रह गई हो, या फिर हेतु हेतु मदभूत, मतलब जहां पर एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो। तो साथियों यहाँ पर एक क्रिया दूसरे पर आश्रित है, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही है। तो इस अध्याय के ये 5 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे थे जिनको अपन सोल्व कर चुके हैं साथियों। चलिए अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे मित्रों, वहां पर कितने क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए अगला अध्याय आपका है समास से संबंधित। पहला प्रश्न इन्होंने दे रखा है, समास कितने प्रकार के होते हैं, 4, 6, 8 और 5। तो डायरेक्टली अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पर आपको सीधा सा जवाब देना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समास 6 प्रकार के होते हैं। देखिए अगर पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार है, तब आप 4 कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली पूछे तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर पहले क्वेश्चन में। देखिए इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से समास का प्रकार नहीं है। अव्ययी भाव ये तो है भाई, बहुब्री भी है, द्वंद्व ये भी है, और अविकारी, तो अविकारी कोई समास है क्या, नहीं है साथियों। मतलब यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही है, ये समास का प्रकार नहीं है। इसका तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, निम्न में से अविभाव समास है। कौन से विकल्प में अविभाव समास है साथियों, राजपुत्र, नीलकमल, हाथों हाथ और लंबोदर। तो मित्रों देखिए अविभाव समास आपका यहाँ पर विकल्प 3 सही है, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, और जहां पर पुनरावृत्ति होती है वहां पर कौन सा समास हो जाता है, अव्ययीभाव। तो देखिए यहाँ पर राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये तो तत्पुरुष में चला गया, नीला है जो कमल क्रमधारय में, लंबा है जिसका उदर, ये बहुब्रीहि में चला गया, लेकिन हाथों हाथ किस में जाएगा, अव्ययीभाव में। मित्रों इसी अध्याय के और भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है इन्होंने दे रखा है साथियों,
ये जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है तुलसीकृत, पतच्युत, पंचामृत और ऋण मुक्त। तो साथियों देखिए, करण कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा, इसका कारक चिन्ह होता है साथियों। तो यहां पर इन दोनों में तो पदान तत्पुरुष है, और यहां पर देखिए तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित, इसमें करण तत्पुरुष समास है साथियों। इसलिए आपका जो क कबूतर वाला विकल्प है यहाँ, वो इसका सही आंसर है। देखिए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं मित्रों, जो खुद आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप इग्नोर नहीं करें तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और क्रमधारय। तो दशानन का मतलब होता है 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, मतलब यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है साथियों? बहुब्रीहि, मतलब आपका यहाँ तीसरा विकल्प सही है। देखिए प्रश्न नंबर 6, छठे प्रश्न में आपको बिल्कुल अच्छी तरह सोच समझकर आंसर देना है, क्योंकि प्रश्न लॉजिकल प्रश्न है मित्रों। क्या है प्रश्न? कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? और देखिए यहां पर ये जो पीतांबर शब्द है इसमें रेखा खींच रही है, तो इस पीतांबर शब्द में समास बताना है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अविभाव और क्रमधारय। साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 6 का। देखिए इसका राइट आंसर है क्रमधारय। कैसे? आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर बहुब्रीहि क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पीतांबर शब्द है इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि वाक्य क्या कह रहा है? कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, मतलब राम नाम के पीले अंबर। अब पीले अंबर का मतलब यहां पर यूं थोड़ी एक पीले हैं अंबर जिसके, क्या विष्णु को तन पर डाले जा रहे हो? नहीं, उनके नाम वाले जो वस्त्र हैं उनको तन पर डालकर आप जा रहे हो, इसलिए इसमें बहुब्रीहि नहीं है, इसमें ओनली क्रमधारय ही रहेगा साथियों। इसका 7वां क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है मित्रों, किस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है? क्रमधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध आपके क्रमधारय समास में होता है। किसमें होता है? क्रमधारय में। मतलब क कबूतर वाला जो विकल्प है पहला, वो आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। मित्रों 8वां क्वेश्चन दे रखा है, द्वंद्व समास किसमें नहीं है? धर्माधर्म, घर घर, रुपया पैसा और दाल रोटी। तो साथियों देखिए द्वंद्व समास की अगर बात करें, मैंने आपसे यूं कहा था कि भाई जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहां अव्ययीभाव होता है साथियों। तो यहाँ पर जो घर घर शब्द है इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें मतलब द्वंद्व नहीं है बल्कि अव्ययीभाव है। विकल्प 2 सही रहेगा। बाकी धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, दाल रोटी, दाल और रोटी, तो ये द्वंद्व के उदाहरण हैं। अब बढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर पर। इसके 8 प्रश्न समास के थे जो हम कर चुके हैं। अगला चैप्टर जिस टॉपिक का है उस टॉपिक के प्रश्न भी हम इस बुक के अनुसार ही सोल्व करने वाले हैं साथियों। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे मित्रों। अगला चैप्टर आपके उपसर्ग और प्रत्यय का है साथियों। तो उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अन कौन सा? हलंत वाला। तो विकल्प है अनुचर, अनुज, अनुगामी और अनुपयोग। तो साथियों देखिए ये जो अनुज है, ये जो अनुगामी है, अनुचर है, इनमें तो आपके अनु उपसर्ग लगा है, लेकिन ये जो अनुपयोग है इसका निर्माण हुआ है आपके अन प्लस उपयोग से। किससे हुआ है? अन प्लस उपयोग से, बराबर शब्द बनेगा अनुपयोग। तो इसमें अनुपसर्ग लगा है, बाकी में अनु उपसर्ग है साथियों। तो आपका तीसरा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है। भरपेट, प्रतिदिन, अध्यक्ष और रसोईघर। तो मित्रों देखिए, तो साथियों यहां पर विकल्पों को देखिए, भरपेट, प्रतिदिन, अध्यक्ष और रसोईघर। तो देखिए यहां पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो रसोईघर वाला विकल्प है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है साथियों। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा यहां पर प्रश्न संख्या 2 में।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है आपको। क्वेश्चन क्या है, हार। हार एक शब्द है, हार में आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है, जिसका अर्थ होता है भोजन। ऐसे ही हार में कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए? उपहार, विहार, प्रतिहार और परिहार। तो साथियों देखिए, अगर आप हार में उप लगाते हो तो शब्द क्या बनेगा? उपहार। अब उपहार का मतलब छोड़ना तो नहीं होगा। अगर हार में वी लगाते हो तो शब्द बनेगा विहार। विहार मतलब तो घूमना हो गया, तो ये भी गलत। हार में प्रति लगाओगे तो प्रतिहार, तो इसका अर्थ भी छोड़ना नहीं होता है, बल्कि हार में आपको लगाना पड़ेगा परिहार। परिहार का मतलब होता है छोड़ना। आपका चौथा विकल्प इसमें सही है, प्रश्न संख्या 3 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 इसमें है, 19 शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप होगा। उत प्लस नीस, उन और 20, उन प्लस 20 और उन प्लस उन और ईस। तो देखिए 19 में आपको 20 शब्द तो लाना ही पड़ेगा। उन का मतलब क्या होता है? एक कम। तो यहां पर उन प्लस 20 बराबर शब्द क्या बनेगा? 19। तीसरा विकल्प आपका यहां पर सही है साथियों इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है मित्रों, दुष्कर्म शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुष, दुस, दूह और दुष। तो देखिए दुष्कर्म में मूल रूप से इसका संधि विच्छेद करें तो होगा दूह प्लस कर्म बराबर शब्द बनेगा दुष्कर्म। लेकिन दूह कोई उपसर्ग नहीं होता है साथियों, बल्कि उपसर्ग होता है दुस। इसलिए ख कबूतर वाला जो है, कबूतर वाला क्या, ख खरगोश वाला दूसरा विकल्प वो आपका सही आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या इन्होंने 6 दे रखी है, संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गए हैं 20, 22, 18 और 30। तो साथियों संस्कृत में मुख्य रूप से 22 उपसर्ग माने गए हैं, विकल्प नंबर 2 आपका सही रहेगा। तो साथियों ये कुछ प्रश्न थे नवीन हिंदी व्याकरण की बुक से। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, आपसे एक बार फिर से मुलाकात जरूर होगी साथियों।